हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम तंत्र में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव विकास की सभी प्रमुख अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट तथा अन्य शिक्षक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि मानव विकास की अवस्थाएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं। तो मानव विकास व्यक्ति के जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति विकास की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करता हुआ अंततः प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, और इस स्थिति में उसमें कुछ निश्चित परिवर्तन होते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिवर्तनों की श्रृंखला कहा है। इन्हीं परिवर्तनों का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें 5 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। दोस्तों, इसको इस प्रकार भी उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म से 1 माह तक उसमें कुछ गुण और विशेषताएं होती हैं। फिर 1 माह के उपरांत कुछ अन्य गुण और विशेषताएं आ जाती हैं। अर्थात समय के साथ साथ बच्चे के गुणों अवगुणों में परिवर्तन होता रहता है। इन्हीं निश्चित परिवर्तनों को मानव विकास की अवस्था कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं निश्चित परिवर्तनों का अध्ययन करके इन्हें 5 अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों, देखते हैं ये 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये है मानव विकास की 5 अवस्थाएं। पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था और चौथी किशोरावस्था और 5वीं प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएं 3 हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन हम जो है सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गर्भावस्था के बारे में। गर्भावस्था, यह अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है, जो लगभग 9 माह 9 दिन या 10 दिन की होती है। दोस्तों, इसमें और कुछ खास नहीं है, बस इसका जो है टाइम पीरियड जो है याद रखना है, लेकिन 9 माह 9 दिन या 10 दिन की होती है। तो दोस्तों, चलते हैं अगली अवस्था की ओर। अगली अवस्था हमारी है शैशवावस्था। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है। यह अवस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की होती है। दोस्तों, समय अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको जो है याद रखना, यानी कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था होती है। और बात करते हैं शैशवावस्था के बारे में। मानव विकास की अवस्था में शैशवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में शिशु शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से पूर्ण रूप में अपरिपक्व होता है तथा दूसरों पर पूर्णता निर्भर रहता है। शिशु इस अवस्था में अपनी इच्छाओं को अविलंब पूरा करना चाहता है। वह उन कार्यों को करना पसंद करता है जिसमें उसे आनंद मिलता हो। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग शैशवावस्था को और किन नामों से जानते हैं हम लोग। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार टेट और सीटेट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो पहला है जीवन की आधारशिला। जीवन की आधारशिला इस शैशवावस्था का ही नाम है। दूसरा है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। तीसरा है सीखने का आदर्श काल। और चौथा है खिलौनों की आयु। दोस्तों, खिलौनों की आयु कई बार परीक्षाओं में आ चुका है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? शैशवावस्था को ही खिलौनों की आयु कहते हैं। अगला है भावी जीवन की आधारशिला। और अंतिम है अतार्किक चिंतन की अवस्था। दोस्तों, आप इनको जो है कहीं पर नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। इस अवस्था में जो है बच्चों का तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। जन्म के 1 वर्ष के अंदर ही शिशु की हड्डियां, मांसपेशियां एवं अन्य अंग इतने विकसित हो जाते हैं कि शिशु बैठने एवं खड़े होने में समर्थ हो जाता है। प्रथम 3 वर्ष में
शिशु की समस्त शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और 6 वर्ष तक मानसिक विकास भी सुदृढ़ हो जाता है। अगली विशेषता की बात करते हैं तो अनुकरण की प्रवृत्ति। इस अवस्था में शिशु की में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। वे अपनी इसी प्रवृत्ति के अनुरूप अपने माता पिता एवं भाई बहनों आदि के कार्य व्यवहारों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि मान लो कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं तो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो थोड़ी समय बाद वो भी जो है वैसा ही काम करने का प्रयास करता है। जैसे आप रोटियाँ जो है बना रहे हैं तो बच्चे भी जो कहते हैं हमको भी तो हम भी बनाएंगे। तो ये जो है अनुकरण की यानी कि नकल करने की प्रवृत्ति है, ये बहुत अधिक होती है बच्चों में। अगली विशेषता है तीव्र अधिगम। इस अवस्था के बच्चों में जो है अधिगम बहुत तीव्र गति से होता है। यदि उनको कुछ भी जो है याद करने के लिए पढ़ने के लिए दिया जाता है तो जो है बहुत शीघ्र ही सीख जाते हैं वो, चाहे वो रटकर सीखें चाहे स्वाभाविक रूप से सीखें, वो जो है बहुत तीव्र गति से सीख लेते हैं। शिशु प्रथम 6 वर्षों के बाद 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है। यानी कि इतनी प्रबल जो है तीव्र अधिगम इनके पास होता है शैशवावस्था में कि जो है जो प्रथम 6 वर्ष में जो सीखते हैं वो जो है बाद के 12 वर्षों में से 2 गुना सीख लेते हैं। तो इतना तीव्र गति से जो है अधिगम इनकी प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। अगला जो है इनकी विशेषता है प्रबल जिज्ञासा। इस अवस्था में शिशुओं में जिज्ञासा प्रबल होती है। वे प्रत्येक वस्तु, खिलौने आदि के विषय में जानना चाहते हैं, इसलिए वे वस्तु या खिलौनों को विविध प्रकार से रखने, पलटने, फेंकने एवं उनके भागों को अलग अलग करके उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर में आपने कोई खिलौना ला कर दिया तो बच्चे क्या करते हैं कि उनको जो है कुछ समय जो है देखते हैं, फिर उनको उलटते हैं, फिर जो है उनको खोलते हैं, फिर जो है उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो वो जानने का प्रयास करते हैं कि इसके अंदर कैसे बना है, इसके अंदर क्या है। अगला है सजीव कल्पना। सजीव कल्पना की बात करें तो बच्चे जो है प्रायः कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। अध्ययन में पाया गया कि जो है शिशु सोते हुए कभी मुस्कुराता है, कभी हंस पड़ता है और अचानक चौंक पड़ता है और रोने लगता है। जो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो है कल्पना की दुनिया में खोए हुए होते हैं और उनको लगता है जो हमने देखा है वो सही है। तो ऐसा इसलिए जो है यानी कि उनको जो लगता है एकदम सही है। तो ऐसा जो सजीव कल्पना के कारण ही ऐसा ही होता है, जो है अचानक कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम जो है अगला जो है विशेषता है प्रेम की आकांक्षा। इस अवस्था में शिशु में प्रेम की कांक्षा अति प्रबल होती है। वह अपनी माँ एवं भाई से प्रेम पाने की अपेक्षा रखता है। वह यह भी नहीं चाहता है कि उससे मिलने वाले प्रेम को कोई और पाए। यदि ऐसा होता है तो उसे कष्ट होता है, वह उससे ईर्ष्या करने लगता है। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा घर में जो है यदि 2 बच्चे हैं, अगर एक को जो गोदी में ले लो तो दूसरा उससे जो है ईर्ष्या करने लगता है। तो वो चाहता है कि हमारा जो है सभी लोग हमसे ज़्यादा प्रेम करें। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यानी कि शैशवावस्था में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। तो हमारा पहला ऑप्शन है उचित व्यवहार, दूसरा है वास्तविकता का ज्ञान देना चाहिए, तीसरा है आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए और चौथा है जिज्ञासा की संतुष्टि और 5वां है खेल द्वारा शिक्षा। तो हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं उचित व्यवहार, कि उचित व्यवहार कैसे जो है देना चाहिए बच्चों को इस अवस्था में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस अवस्था में शिशु क्या होता है, पराश्रित होता है, यानी कि दूसरे पर निर्भर होता है। तो ऐसे में शिक्षक को इस अवस्था में शिशु के प्रति उचित सहानुभूति व्यवहार करना चाहिए, उसे प्रेम एवं स्नेह देना चाहिए। शिशुओं को कभी डांटना पीटना नहीं चाहिए ताकि उनके कोमल मन को ठेस ना पहुँचे। अगले पॉइंट की बात करते हैं वास्तविकता का ज्ञान। इस अवस्था में शिशु अपने कल्पना लोक में रहता है और वही उसकी वास्तविक दुनिया होती है। शिशुओं की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे शिशु वस्तुओं की वास्तविकता को जाने और समझें। शिशुओं को परियों की कहानियों के स्थान पर छोटी छोटी सच्ची कहानियाँ सुनानी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है आत्मनिर्भरता का विकास।
इस अवस्था में शिशु क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। और पराश्रित अवस्था से मुक्ति दिलाने के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वे पढ़ना लिखना सीख सकें और साथ में अपने से संबंधित छोटे छोटे कार्य करना भी सीख लें, ताकि वे अपने दैनिक जीवन के कार्यों के प्रति आत्मनिर्भर बन सकें। अगला हमारा पॉइंट है जिज्ञासा की संतुष्टि। शिशुओं में जिज्ञासा अति प्रबल होती है, जिससे वे हर चीज़ को जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासाओं की संतुष्टि चाहते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि माता पिता एवं शिक्षक उनके प्रश्नों के सरल एवं सार्थक उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करें। अगला जो हमारा पॉइंट है खेल द्वारा शिक्षा। शैशवावस्था में शिशुओं को खेलना अधिक पसंद होता है। शिशुओं की इसी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए उन्हें खेलों के माध्यम से उपयोगी ज्ञान देना चाहिए। नए नए खेलों द्वारा विभिन्न तथ्यों वस्तुओं की जानकारी कराई जा सकती है। तो दोस्तों ऐसा जो है हमारा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए शैशवावस्था में। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं, चलते हैं बाल्यावस्था के बारे में जानते हैं कि बाल्यावस्था की क्या विशेषताएं हैं या बाल्यावस्था क्या होती है, कब से कब तक होती है। तो बाल्यावस्था क्या है, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। दोस्तों टाइम पीरियड जो है अवश्य याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या होती है, बाल्यावस्था होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसके 2 स्तर बताए हैं, पहला पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, यानी कि बालक का जो है लंबाई और या अन्य जो अंग है उनका जो है तीव्र गति से विकास होता है। जबकि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, इनकी जो वृद्धि में जो है स्थायित्व होने लगता है, यानी कि जो है इनकी जो है लंबाई वगैरह में तो रोक हो जाती है, लेकिन जो है इनकी जो है मांसपेशियों में जो है मजबूत होने लगती है, मानसिक जो विचार है वो सुदृढ़ होने लगता है। आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई एक पौधा है जब उगता है तो पहले कुछ दिनों तक उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होता है उसमें जड़ें जो है गहराई तक जाती हैं और उसमें जो है उसका तना मजबूत होता है और पत्तियां निकलने लगती हैं और शाखाएं निकलने लगती हैं। तो उसी प्रकार जो है उत्तर बाल्यावस्था में भी जो है उसके विकास में स्थायित्व आने लगता है और इसी प्रकार जो है बच्चे में विकास होने लगता है। आगे चलते हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला है जीवन का निर्माणकारी काल, बाल्यावस्था को ही कहते हैं। अनोखा काल बाल्यावस्था का ही नाम है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु, समूह की आयु, मूर्त चिंतन की अवस्था, जीवन का अनुपम काल, ये सभी जो है बाल्यावस्था के ही नाम हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो दोस्तों पहली विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता है शारीरिक विकास में स्थिरता। तो बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास की गति मंद होकर स्थिरता की ओर अग्रसर होती है। वो शारीरिक विकास हो चुका है उसमें दृढ़ता आती है। अगली विशेषता है मानसिक योग्यता में दृढ़ता। तो बाल्यावस्था में बालकों में पूर्व विकसित मानसिक योग्यताओं में दृढ़ता आ जाती है। इसमें उनके तर्क, चिंतन, विचार विमर्श, समस्या समाधान की योग्यताओं का विकास हो जाता है। अगली विशेषता है रुचियों में परिवर्तन। इस अवस्था में बालकों की रुचियों में विशेष परिवर्तन देखा गया है, क्योंकि बालकों को जैसी परिस्थितियां मिलती हैं उन्हीं के अनुरूप वे रुचियों में परिवर्तन कर लेते हैं। इस अवस्था के बालकों में मुख्य रूप से मित्र बनाने, घूमने फिरने एवं सामूहिक कार्यों को करने में विशेष जो है रुचि देखी गई है। अगली विशेषता की बात करें प्रबल जिज्ञासा। इस अवस्था में बालकों में प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। वह उन सभी बातों, तथ्यों एवं विशेष वस्तुओं के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं जो उनके समक्ष आती हैं। इसलिए वे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो सकें। अगली विशेषता है संग्रह करने की इच्छा। बाल्यावस्था में बालकों में संग्रह करने की इच्छा अधिक हो जाती है। चित्रों, खिलौनों, सिक्कों
डाक टिकटों आदि को संग्रहित करके और उनको सजा कर रखते हुए अधिकांशतः बालकों को या एवं बालिकाओं को देखा जा सकता है। अगला है सामाजिक भावना का विकास। बाल्यावस्था में बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक गुणों का भी विकास होने लगता है, क्योंकि वे समाज में एवं विद्यालय में अपने साथियों के साथ रहते हैं, समूह में खेलते हैं, समूह में रचनात्मक कार्य करते हैं। अगली जो है विशेषता है संवेग पर नियंत्रण। इस अवस्था में जो है यानी कि उनके जो है घृणा, ईर्ष्या और जो है खुशी, इन सभी में जो है नियंत्रण करना वो सीख जाते हैं कि जो है ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, किसके ऊपर गुस्सा करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, कब करना है या कब खुश होना है, जो है सीख जाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो पहला है प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि इस अवस्था में बालक एवं बालिकाएं की जो शिक्षा है प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि बालक कठोर अनुशासन में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा कठोर अनुशासन का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगली विशेषता है उपयोगी विषयों के चयन की सुविधा। इस अवस्था में बालकों को उपयोगी विषयों के चयन की सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने लिए उपयोगी विषयों का चयन कर सकें। विद्यालयों में उपयोगी विषयों के शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगली विशेषता है जिज्ञासा की संतुष्टि। बाल्यावस्था के बालक या बालिकाओं में तथ्यों, घटनाओं, वस्तुओं आदि को जानने की प्रबल जिज्ञासा होती है। अतः विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इन बालक बालिकाओं की जो है जिज्ञासा की संतुष्टि हो सके। अगली विशेषता है नैतिक मूल्यों की शिक्षा। नैतिक मूल्यों की शिक्षा की बात करें तो इस समय जो संस्कार सिखाए जाते हैं वो जो है वो बच्चों में आजीवन के लिए आधार के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसलिए बाल्यावस्था में सम्यक शिक्षा प्रदान करने का दायित्व तो शिक्षक एवं माता पिता का है कि वे अपने बालकों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें ताकि वे भावी जीवन में कुछ बन सकें। अगली विशेषता है भ्रमण की व्यवस्था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कई अच्छे जो विद्यालय हैं वहाँ पर जो है भ्रमण की व्यवस्था होती है। तो ऐसा जो है सभी विद्यालयों में होना चाहिए ताकि जो है वो समाज के जो है विविध पहलुओं को देख सकें और जो है उनके बारे में अपना जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों किशोरावस्था पढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं किशोरावस्था के बारे में। जो किशोरावस्था है ये 11 या 12 वर्ष से 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था होती है। तो जानते हैं किशोरावस्था के बारे में और तथ्य क्या हैं। किशोरावस्था मानव जीवन की सबसे कठिन, जटिल एवं संवेदनशील अवस्था है। इस अवस्था में बालक जिस ओर अप्रेरित हो जाता है उसी दिशा में वह भावी जीवन में अग्रसर होता है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में यदि बालक को अच्छी सलाह या अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो वह जो है अच्छे पथ पर चलने लगता है और जो है अच्छे मुकाम हासिल कर लेता है। और इसके विपरीत अगर वो जो है गलत संगत में या गलत गाइडेंस मिल गया उसको तो वह जो है हमें जीवन में जो है देशद्रोही या फिर आपराधिक प्रवृत्ति उसमें जो है विकसित हो जाती है, जो उसके लिए और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। किशोरावस्था के 2 भाग होते हैं। पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष तक होती है, उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 या 19 वर्ष तक होती है। जानते हैं दोस्तों कि किशोरावस्था के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा। मैंने कि मनोवैज्ञानिक ने जो है अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था के बारे में अपनी जो है परिभाषाएं दी हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला है ब्लेयर एवं जॉन्स के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह बिंदु है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। दोस्तों यहाँ से जो सीटेट में ऐसा प्रश्न आएगा कि जो है ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो आप लोग ध्यान देना इसका। जो है अगला जो है किलपैट्रिक के अनुसार
किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दोस्तों ये कई बार पेपर में आ चुका है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसने कहा है? तो किसने कहा? किलपैट्रिक महोदय ने कहा है। तो दोस्तों आप लोग याद इसको रखना कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा, कौन सा कथन कहा है। अगला है स्टैनली हॉल के अनुसार इन्होंने क्या कहा? किशोरावस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये भी कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं किशोरावस्था के अन्य नाम कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है स्वर्णकाल, दूसरा है जीवन का सबसे कठिन काल, और तीसरा है समस्या उम्र, और चौथा है बसंत ऋतु, और पांचवा वयस्क अवस्था की दहलीज, और छठा है वास्तविकताओं का समय। ये सभी जो है किशोरावस्था के ही नाम हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग किशोरावस्था की विशेषताओं में। तो पहली विशेषता है तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास। दोस्तों आप लोग जानते हैं किशोरावस्था में कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जो है शरीर में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। जैसे दाढ़ी आना, लड़कों की आवाज़ मोटी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ पतली हो जाती है। और तो इस प्रकार के काफ़ी जो है परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। दूसरी विशेषता है कामांगों की परिपक्वता। तीसरी ऑप्शन है रुचियों में स्थायित्व। चौथा जो विशेषता है घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो शैशवावस्था में क्या होता है कि बच्चे जो टोली बना के खेलते हैं, वहाँ कई सारे जो है उनके दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं। लेकिन जब किशोरावस्था की बात करें तो वहाँ पर जो है कुछ दोस्त ही होते हैं जिनसे जो है घनिष्ठ जो है मित्रता हो जाती है। अगला ऑप्शन है स्वतंत्रता, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, स्वतंत्रता विद्रोह की भावना। जो किशोर होते हैं वो चाहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, और जो सामने वाला कह रहा है या दूसरा कोई पर्सन कह रहा है वो गलत है। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई प्रतिबंध न लगे, जो वो चाहे वो करें। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके अंदर जो है विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। अगला है आपराधिक प्रवृत्ति का विकास। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर किशोरावस्था में सही गाइडेंस नहीं मिला तो जो है उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। पॉइंट है व्यवसाय चुनाव की चिंता, यानी कि इस समय जो है एक ओर जो है पढ़ाई की चिंता होती है, दूसरी ओर जो है व्यवसाय की चिंता होती है कि हम कौन सा जो है कोर्स करें कि जो है हमको जो है आगे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके। तो इस किशोरावस्था में जो है व्यवसाय चुनाव की भी चिंता होती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। पहला है कि जो शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था। तीसरा है संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था। चौथा व्यक्ति विविधता के अनुसार शिक्षा, और पांचवा धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, और छठा है यौन शिक्षा की व्यवस्था करना। ये जो है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है शिक्षा के अंतर्गत जो है इन सभी बिंदुओं का ध्यान या समायोजन होना चाहिए। आइए दोस्तों अंत में देखते हैं प्रौढ़ावस्था के बारे में। प्रौढ़ावस्था 19 या 20 वर्ष से 60 या 65 वर्ष तक की अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, यानी कि ये जो है 19 या 20 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। दोस्तों इसकी समयावधि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही जो है यहाँ पे एक पॉइंट है, समयावधि जो है अवश्य याद रखें। दूसरी है उत्तर प्रौढ़ावस्था, जो 40 वर्ष से 60 या 65 वर्ष तक होती है, और 60 या 65 वर्ष के बाद जो है वृद्धावस्था प्रारंभ हो जाती है। तो दोस्तों धन्यवाद जो है वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। तो अंत में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।